आपका पीसीएस शाला में। तो आज हम बात करेंगे 21 से 23 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू एयरबेस फॉर इंडियन एयरफोर्स हैज़ बीन सेटअप इन। अभी नए हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ स्थापित की गई है? नया हवाई अड्डा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुजरात में। तो गुजरात के देसा नाम के जगह पर डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ गुजरात में आता है, एक नई हवाई अड्डा बनाया गया है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। इस हवाई अड्डा बनने के कारण जो दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक गैप है, ये 355 किलोमीटर का जो दूरी है अभी एयरबेस के बीच में, भुज और उतराई के बीच में जो ये दूरी है, ये घट जाएगी। और इसका और क्या लाभ होगा कि कोई भी अगर टेरर स्ट्राइक होता है गुजरात के आसपास, पाकिस्तान अगर कोई टेरर अटैक करता है, तो हमारी जो फोर्सेस हैं बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँच सकेगी। तो यहाँ कहीं अभी एक हवाई अड्डा बनाया गया है और ये ऑपरेशनल जो होगा अगले 2 साल में हो जाएगा। 2024 तक इसकी संभावना है ऑपरेशनल होने की। तो ये ध्यान रखना है कि नया एयरबेस, नया हवाई अड्डा की जो आधारशिला अभी गुजरात देसा में दिया गया है। स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड व्हेन। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? कौन से साल में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होगा 2023 में चंद्रयान 3। तो चंद्रयान जो है इसरो का मिशन है, हमारी स्पेस एजेंसी जो है इसरो, उसका मिशन है, जो तीसरा लूनर मिशन। बेसिकली ये चंद्रयान जो है चंद्रमा पे रिसर्च या खोज के लिए जो है यहाँ पे भेजा जाता है और ये जून 2023 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 एक्सप्लोर करेगा, उसकी सरफेस पे जाके एक्सप्लोर करेगा, अलग अलग मेटल्स, पानी है की खोज करेगा। और ये इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे पहले भी जो एक मिशन था जो चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में भेजा गया था, जो कि फेल कर गया था। इसीलिए चंद्रयान 3 हम भेज रहे हैं ताकि जहाँ जो मून का जो सरफेस है वहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सके। चंद्रयान 2 के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसे जो भेजा गया था GSLV मैक 3, ये बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, ये लॉन्च व्हीकल है, इसे भेजा गया था। और उसका लैंडर जो है चंद्रयान 2 पे जो भेजा गया था, उसका लैंडर का नाम है विक्रम, जो कि क्रैश लैंडिंग हो गई थी और इसीलिए ये जो चंद्रयान 2 है ये असफल रहा था। इसीलिए हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं जून 2023 में। ये डेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, डायरेक्टली डेट ही एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि किस डेट को भेजा जा रहा है। जून 2023 में भेजा जा रहा है और इसके जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से भेजा गया था? GSLV मैक 3 MK3 से। और फेलियर किस वजह से हुआ था चंद्रयान 2? विक्रम लैंडर जो है वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी, इसके कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कंट्री का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। देश की पहली प्रवास नागरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ये बेसिकली ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होगा कि जितने भी प्रवासी महिलाएं और बच्चे जो दूसरे जगह से माइग्रेट करते हैं, उनके बारे में बेसिकली सारी लिस्टिंग होगी कि कितने माइग्रेंट्स वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह जो हैं, उनकी जो है एक जगह पे जो है सारी लिस्टिंग की जाएगी। तो ये की जाएगी कहाँ पे? मुंबई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई है ये जो इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो पूछता है एग्ज़ाम में कि अगर कुछ स्टेट्स ने कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लेके आई है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, देश का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसीलिए हमें पता होनी चाहिए कि किस राज्य के ने लाया है, जिसमें इसमें बेसिकली करेगा क्या, ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देगा माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि प्रवासी गर्भवती महिलाओं के बारे में सारे डाटाबेस बेसिकली ये तैयार करेगा कि महाराष्ट्र में जितनी भी बाहर से महिलाएं आती हैं, दूसरी राज्य से आती हैं, उनका एक सिंगल सिस्टम बनाया जाएगा। और इसका जो इनॉग्रेशन किया है ये मंगल प्रभात लोधा ने किया है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है। तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, देश का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मुंबई में, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा।
अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सरपास्ड चाइना टू बिकम इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा देश है जो चाइना को रिप्लेस कर दिया है एक्सपोर्ट में। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार, भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार कौन सा देश बन गया है। तो ये बना है अभी नीदरलैंड ने। सबसे ज़्यादा जो हम भेजते हैं यूएसए है, यूएई है, मतलब भारत से जहाँ पे प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट। तीसरा चाइना था जिसको रिप्लेस किया है नीदरलैंड ने, नीदरलैंड ने रिप्लेस कर दिया है चाइना और बांग्लादेश। हमें पता होना चाहिए कि यूएसए, यूएई, उसके बाद चाइना था, उसके बाद बांग्लादेश था। तो चाइना बांग्लादेश को किसने रिप्लेस किया है? नीदरलैंड ने। कि मतलब सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ से भारत से जो सामग्रियाँ भेजी जाती है यूएसए में, फिर यूएई में भेजा जाती है, फिर नीदरलैंड में भेजी जाती है। तो चौथा स्थान अभी चाइना का है, उसके बाद बांग्लादेश आता है। तो ये 4-5 नाम पता होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंककि जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो हम भेजे हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी हो गई है नीदरलैंड में। डिमांड बढ़ गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स के नीदरलैंड में 238%, और केमिकल्स का भी डिमांड बढ़ चुका है, और केमिकल्स का भी डिमांड बढ़ चुका है, और फार्मास्यूटिकल्स का। ये 3 चीज़ का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारतीय चीज़ों का डिमांड बढ़ गया है, इस कारण से जो है इतने ज़्यादा तीसरे नंबर पे हो गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इंटरनेट फ्रीडम ऑफ इंडिया एज़ पर द रिपोर्ट बाय फ्रीडम हाउस। मतलब इंटरनेट कितना फ्री है, भारत में इंटरनेट कितना फ्री है, उसकी जो रिपोर्ट निकालती है ये फ्रीडम हाउस नाम की एनजीओ है, वो निकालती है। तो हमारा स्थान भारत का क्या है? तो 51 नंबर पे है, 51वां स्थान है भारत का। तो अभी जो है इंडिया की जो इंटरनेट फ्रीडम है, इंटरनेट स्वतंत्रता में अभी सुधार आई है। पिछले 4 वर्षों में सुधार आई है, क्योंकि इंटरनेट जो है सुधरा है। इंटरनेट सुधरने का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है पूरे देश में, डिजिटल डिवाइड कम हुआ है। इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इंटरनेट पहुंचा है। खास करके जियो आने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आ पा रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा मुहैया कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है भारत की जो इंटरनेट फ्रीडम है या इंटरनेट तक पहुंच की जो है बहुत सुधार आई है, और 51वें नंबर पे है। और ये जो इंटरनेट फ्रीडम ऑफ इंडिया जो है, ये रिपोर्ट जो है फ्रीडम हाउस नाम की एक एनजीओ है, जो अमेरिकन फंडेड एनजीओ है, वो निकालती है। तो सुधार हुआ है हमारा पोजीशन, और हमारा पोजीशन कितना है? 51वां। अगला क्वेश्चन 6ठा देखते हैं कि विच 2 कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट टू रिजॉल्व अ लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी 2 देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। तो एक उन्होंने क्या किया है, एक सीमा विवाद था, सीमा पे विवाद था। ऐतिहासिक समझौता अभी पे हस्ताक्षर किया है, और दोनों देश के बीच में जो है ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं दोनों लीडर्स को। तो ये दोनों देश जो हैं इज़राइल और लेबनान हैं, जिनके बीच में अभी जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था साइन किया गया है। और ये 1948 से ही इन दोनों देशों के बीच में ये विवाद चल रहा था, वो विवाद को ख़त्म किया गया है। तो लेबनान और इज़राइल के बीच में बेसिकली विवाद जो है ये गैस रिच मेडिटेरियन रीजन, जो भूमध्य सागर है, उनके बीच में है। ये कारिस गैस फील्ड और काना जो है, इस दोनों को गैस फील्ड जो ये एक रीजन है मेडिटेरियन सी में, इस दोनों को लेकर के ही लेबनान और इज़राइल में झगड़ा चल रहा था। बेसिकली ये 1948 से ही ये झगड़ा चल रहा है। ये रीजन जो है बेसिकली रिच हैं आपको हाइड्रोकार्बन्स में, तो इस कारण से ही झगड़ा चल रहा था। अब ये विवाद जो है इज़राइल और लेबनान ने ख़त्म कर लिया है। तो ये पता होना चाहिए कारिस और काना गैस फील्ड 1948 से कहाँ पे है, ये मेडिटेरियन सी में ये झगड़ा चल रहा था, जिसको सुलझा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। मतलब सप्ताह का सबसे ख़राब दिन। सप्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें सबसे ख़राब दिन कौन से दिन को घोषित किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा कौन से दिन को सबसे ख़राब किया गया? तो यह है मंडे को। आई हेट मंडे, वी आर ऑफिशियली गिविंग मंडे रिकॉर्ड द वर्स्ट डे ऑफ द वीक।
क्या होता है कि संडे के बाद मंडे आता है, तो संडे और सैटरडे को हम छुट्टी का माहौल बनाते हैं और मंडे को हमें ऑफिस या कोई काम करने के लिए जाना पड़ता है। मे बी इस कारण से भी जो है मंडे को अभी रिकॉर्ड कर दिया गया है, सर्वे कराया जाता है और वहाँ से ये किया गया है। तो अगर आप मंडे को जाते हैं तो मंडे को आप बोल सकते हैं कि वर्स्ट डे है ऑफ द वीक है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पब्लिशर जो है उनका नाम है जिम पैटिसन ग्रुप, ये है, और एडिटर का नाम है क्राइग ग्लेंडले। ये नाम अक्सर पूछ लिया जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन देंगे, स्टेट पीसीएस देखेंगे, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछ दिया जाता है, जिम पैटरसन ग्रुप और क्राइग ग्लेंडले। ये आप लोग, ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि पब्लिशर का नाम क्या है जिम और एडिटर का नाम क्या है क्राइग। अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है, क्योंकि भारी बाढ़ की आया है। भारी बाढ़ के वजह से कौन सा ऐसा देश है अभी हाल में ही जहां आपातकालन की घोषणा की गई है, इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा चाड। चाड में भारी मात्रा में अभी बाढ़ आया हुआ है। तो देखिए, कोई भी कंट्री आता है, रिसेंट कंट्री का प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाता है, तो इसका प्रेसिडेंट है मोहम्मद इदरिस देबे, ये इसका प्रेसिडेंट है। और इसका जो एन जमाने, इस कैपिटल जो है, कैपिटल है एन जमाने। चाड की कैपिटल का क्या नाम है? एन जमाने। अभी बहुत भारी मात्रा में फ्लड आने के कारण हज़ारों लोगों ने वहाँ घर छोड़ दिया है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग माइग्रेट किए हैं। तो इसके 2 मेन रिवर हैं, चाड में 2 मेन रिवर है, जिसका नाम है चारी और लगोने। चारी और लगोने है, ये ओवरफ्लड कर गई है चाड में। ये देख सकते हैं आप, चाड यहाँ पे एन जमाने इसका कैपिटल है और इसके प्रेसिडेंट हैं इदरिस देबे। इदरिस देबे इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब पूछ लेता है, इमरजेंसी भी पूछ लेगा कहाँ आया था, ऑप्शन में चाड दे देगा, नाइजीरिया दे देगा, तो चाड में आया था। और ये देखिए, ये सारे चाड के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चाड चूँकि न्यूज़ में है तो पूछ लेगा चाड के सराउंडिंग कंट्रीज़ का नाम क्या क्या है। नाइजर है, नाइजीरिया है, कैमरून है, तो ये सारे कंट्रीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका ग्रे और ब्लैक लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट करती है ये देशों को और ग्रे लिस्ट करती है। बेसिकली ये जो है ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट करती है उन देशों को जो टेरर फंडिंग, वैसे देश जो टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं या उनके लिए पैसा मुहैया कराते हैं, तो उनको ये क्या करती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है ग्रे लिस्ट में आने के लिए, ताकि वहाँ की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो कंट्री आगे बढ़ रहा है, तो उसकी बढ़ावा रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, टेरर फंडिंग कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि हटा लिया गया है, ग्रे लिस्ट में पहले डाला गया था, अभी हटा लिया गया है। तो इन ऑप्शंस में आप बताइए कि कौन से देश ऐसे थे। तो पाकिस्तान को अभी रिसेंटली जो है हटाया गया है। आगे देखते हैं क्यों हटाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान जो था ग्रे लिस्ट में 2018 में डाला गया था। देखिए, क्योंकि इस टाइम ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिविटी में था, तो इसने 2018 में डाला गया था, क्योंकि ये फेल हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोक पा रहा था। मगर अभी रोका है, इसीलिए चेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग किया, इसलिए इसको हटा लिया गया है। बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जिसको हटाया गया है ग्रे लिस्ट से। उसमें क्या है? निकरग्योना, पाकिस्तान है, निकरग्युआ है, वॉज रिमूव फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। और ऐड किसको गया है? ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है कुछ कंट्री को, जैसे कोंगो है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है। ये तीनों कंट्री को अभी जोड़ा गया है, हटाया गया है पाकिस्तान, निकरग्युआ को, जोड़ा गया है कोंगो को, तंजानिया को, मोजाम्बिक को। पूछ लेगा क्वेश्चन, ये ज़रूरी है, कोंगो, तंजानिया, मोजाम्बिक को भी ऐड किया गया है। और ब्लैक लिस्ट में भी ऐड किया गया है म्यांमार को। किसको किसको? म्यांमार को कहाँ ऐड किया गया है? ब्लैक लिस्ट में ही ऐड किया गया है। तो किसको जोड़ा है, किसको हटाया गया है, आपके लिए क्लियर है ये। अब जी सर, इसके बारे में जानते हैं। FATF का जो है, जो सेटअप किया गया था 1989 को G7 के मीटिंग में,
G7 की कंट्री की मीटिंग थी, उसमें जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1989 में, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटी को पूरे देश में रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि साइक्लोन सितांग, ये सितांग जो है रिसेंटली ही कौन से कंट्री में है। साइक्लोन्स के बारे में अक्सर पूछ लेता है, फ्लड कहाँ आया है, साइक्लोन कहाँ आया है, साइक्लोन का नाम दे देगा, देश पूछ लेगा। जो भी अभी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे रहे हैं। साइक्लोन सितांग हैज़ बीन रिसेंटली हिट विच कंट्री। चक्रवात सितांग कहाँ आया था, तो ये आया था बांग्लादेश में, पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आया था, बरगुना, नरेल, सिरारगंज। ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्या पता दे देगा, बोलेगा कहाँ पे है स्थित, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मोस्टली ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वही हिट हुए थे। तो बरगुना, नगरगौल और सिराजगंज, और ये भोल भी है आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट में। साउथ 24 परगना एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर साइक्लोन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये सब जगह पे जो है बांग्लादेश में आया था। बांग्लादेश का कैपिटल पता होना चाहिए, कलकत्ता है। और वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता है और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। आसाम के कैपिटल कहाँ है, दिसपुर, और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और दिसपुर इसकी कैपिटल है। तो ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सेंट मिलेनरी रिपोर्ट 2022। ये सेंट मिलेनरी रिपोर्ट 2022 में इंडिया का कौन सा स्थान है, भारत का रैंक क्या है सेंट मिलेनरी रिपोर्ट में। तो इसका रैंक है 3रा स्थान पे है भारत। सेंट मतलब क्या, मिलेनायर, $100 मिलियन कितने लोगों को का नेटवर्थ है। फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टडी हुआ है राइज ऑफ सेंटी मिलियनर। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसका एसेट है 850 करोड़ से ऊपर, वैसे इंडिविजुअल्स जिसका जो एसेट है 850 करोड़ से ऊपर है, 830 करोड़ से, उसको सेंटी मिलियन बोलते हैं। तो पहला स्थान जो है यूएसए का है, दूसरा है चाइना का, और तीसरा है भारत का, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ का वर्थ है वो $100 मिलियन से ज़्यादा है। तो चाइना एंड इंडिया सेकेंड एंड थर्ड पे। तो यूएसए है टॉप पे, यूएसए के बाद है चाइना, उसके बाद है इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। तो देख लिया हमने कौन सा इंडेक्स, सेंट मिलेनरी रिपोर्ट 2022। इंडिया का स्थान क्या है, तीसरा। पहला दूसरा कौन है, पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है। Who has been appointed as the new president of Indian National Congress? सालों बाद, वर्षों, दशकों बाद नया अध्यक्ष चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो कौन है वो है, आप फोटोज भी देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है। ये कहाँ के लीडर हैं, कर्नाटका के लीडर हैं। इन्होंने किसको डिफीट किया है, शशि थरूर को इन्होंने डिफीट किया है। और ये पहले नॉन गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं 24 साल में। और पहले ये जो हैं पहले नॉन गांधी हैं बने हैं, और पहले शेड्यूल कास्ट चीफ भी बने हैं। 4 दशक में पहले शेड्यूल कास्ट चीफ, और 24 साल में पहले नॉन गांधी प्रेसिडेंट बने हैं। थरूर जी को बहुत कम वोट मिला था, 1072 ही मिला था। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर दिलीप महानापोल्विस हु वॉज रिसेंटली पास्ट अवे वॉज रिलेटेड टू विलफिल। इनकी हाल में ही निधन हो गया है। दिलीप महानापोल्विस जी जो हैं, इनका हाल में ही निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये महानापोल्विस जो हैं किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये थे डॉक्टर। इन्होंने काफ़ी खोज किया है, ORS की खोज इन्होंने ही की थी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की खोज की थी, इसीलिए इनको जो है माना गया है। ओवरफ्लोइंग रिफ्यूजी कैंप्स 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान ORS की खोज की थी। और ये ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को, ये जो लैंसेंट मैगजीन है, इन्होंने इसको बोला था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, कि 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा खोज है ये ORS। डायरिया के टाइम पे दिया जाता है। तो ये काफ़ी फेमस थे, और ये इन देशों में भी इन्होंने काम किया है कोलरा कंट्रोल करने के लिए, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट और यमन में।
तो काफ़ी महान डॉक्टर थे, ORS की खोज करने वाले डॉक्टर महान ही हैं ये। तो इनका निधन अभी जो है हुआ है इस महीने में। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीजियान 21 सैटेलाइट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये उपग्रह जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। सीजियान नाम से भी आप जान सकते हैं, सीजियान मतलब जिस तरह का नाम है ये चाइना से ही संबंधित है। तो इसने नया सैटेलाइट लॉन्च किया है सीजियान 21। तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज़ को ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है कि आकाश में भी या स्पेस में भी, अंतरिक्ष में भी बहुत सारे जो ऐसे सैटेलाइट हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं, जो कोई काम के नहीं रह जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, वो उसी तरह से जो है राउंडिंग लगाते रहते हैं चंद्रमा के, तो वो स्पेस डेब्रिस हो जाते हैं। जैसे कचरा होता है, जैसे कचरा है उसी हिसाब से स्पेस के ये डेब्रिस हैं। तो इनको हटाने के लिए, इनको वहाँ से रिमूव करने के लिए बहुत सारी जो है कंट्रीज़ अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है। तो चाइना ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, सीजियान 21 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इनको जो लॉन्च किया जाएगा लॉन्च मार्च 3V कैरियर रॉकेट। अब देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि लॉन्ग मार्च रॉकेट कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड है। और ये लॉन्च जो होगा 393rd मिशन होगा लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का। चाइना के बारे में हमें पता होना चाहिए, कोई देश आता है तो उसका कैपिटल पता होना चाहिए। तो चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग, और इसकी करेंसी क्या है, रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट कौन है, जिनपिंग, XI जिनपिंग। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली माँ भारत के सपूत वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है माँ भारत के सपूत वेबसाइट, ये किसके लिए है, कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड बाय लॉन्च बाय। जो ये वेबसाइट को जो है माँ भारत के सपूत वेबसाइट को अभी लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। बेसिकली ये जो माँ भारत के सपूत वेबसाइट है इसको लॉन्च किया गया है फंड इकट्ठा करने के लिए, ताकि ये जो फंड इकट्ठा आप यहाँ जाके फ़ंड कर सकते हैं, और ये जो फंड है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा कि जितने भी अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं उनको तत्कालिक वित्तीय सहायता उनके परिवारों को दी जाएगी जिनका हाल में ही निधन हो गया है, ये जो कि वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं या कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा। तो उनकी परिवारों को जो है ये क्या किया जाएगा, ये सर्विसेज के लिए उनकी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसीलिए जो राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी ने इसको जो है लॉन्च किया गया है, कंट्रीब्यूट किया गया है, ताकि आप यहाँ जाके फ़ंड कर सकते हैं। और उस फंड का यूटिलाइजेशन जो होगा वैसे परिवार जिनके लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका निधन हो गया है बैटल के दौरान या मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान, उनको उनके परिवार को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। थैंक यू।